देखिए आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा गवर्नर जनरल, और उसमें सबसे पहला है हमारा लॉर्ड वेलेजली। लास्ट क्लास में हम बाकी के गवर्नर जनरल पढ़ चुके थे, तो उसके आगे की चर्चा करते हैं आज हम। तो लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल की बात करें तो कब से कब तक रहेगा इसका कार्यकाल? 1798 से 1805 के दौरान इसका कार्यकाल रहेगा। ठीक, 1798 से लेकर 1805 का। सबसे पहले देखेंगे लॉर्ड वेलेजली ने क्या क्या काम किए थे। तो लॉर्ड वेलेजली 1798 में या 1798 में सहायक संधि की क्या करता है? शुरुआत करता है। और यही वो सहायक संधि रहेगी जो आगे जाकर क्या करेगी? राज्य हड़प नीति का कारण भी बनेगी। और राज्य हड़प नीति क्या करेगी? आगे जाकर 1857 की क्रांति का कारण बनेगी। तो आप देखेंगे सारी चीजें क्या होती हैं? इंटरलिंक्ड होती हैं। ठीक, तो सबसे पहले समझने की प्रयास करेंगे कि ये सहायक संधि क्या थी। तो सहायक संधि में क्या हुआ करता था कि जो भी छोटे या बड़े राज्य थे, या तो वे क्या करते थे? अंग्रेजों से या अंग्रेजी सत्ता से पराजित हो जाते थे, या पराजित होने से पहले ही वे क्या करते थे? अंग्रेजों की स्थिति या वस्तु स्थिति को समझकर वे उनसे सहायक संधि स्वीकार कर लेते थे, जिससे वे क्या हो जाते थे? एक संरक्षण राज्य के रूप में काम करते थे। किसके संरक्षण राज्य के रूप में? अंग्रेजों के संरक्षण राज्य के रूप में। अब अंग्रेजों के संरक्षण राज्य के रूप में काम करेंगे तो इसमें एक पॉजिटिविटी क्या रहेगी कि उनको जो भी है, कोई भी राज्य अगर उन पर आक्रमण करेगा तो अंग्रेज उनका क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। किसके द्वारा सहयोग करेंगे? सैनिक सहायता देंगे। लेकिन इस सैनिक सहायता के एवज में अंग्रेज क्या करेंगे? अंग्रेज ऐसे ही फोकट में सैनिक सहायता देंगे क्या? नहीं देंगे। उसके लिए वे क्या करेंगे? पैसा लेंगे। तो यहां पर याद रखना, एक तरह से सेना किसकी होती थी? अंग्रेजों की। वफादार किसकी होगी? अंग्रेजों के वफादार होगी। और यहाँ पर पैसा, या फिर बात करें हम किसको वहां पर खर्चे वहन करना पड़ेंगे? राज्य को। जो भी राज्य होगा, संबंधित राज्य, वो यहाँ पर क्या करेगा? खर्चे वहन करेगा। तो इस प्रकार से हो क्या रहा था यहाँ पर कि राज्य जो हो रहे थे, एक तो उनका खर्चा बढ़ रहा था, ऊपर से यहाँ पर जो सेना हुआ करती थी वो लॉयल नहीं होती थी राज्य के लिए, तो राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ था। ठीक, तो ये सारी चीजें हो गई। तो देखेंगे सहायक संधि समझ गए। वैसे सहायक संधि की हमने चर्चा पहले भी कर चुके थे, तो यहाँ पर शॉर्ट में देखेंगे। आगे देखेंगे सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? हैदराबाद था। ठीक है, ये आज स्वीकार करेगा और कब तक रहेगा? जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो जाता। 1948 और 49 के मध्य तक ये क्या करेगा? सहायक संधि में रहेगा। और इस प्रकार से आप देखेंगे स्वतंत्र राज्य के रूप में स्वयं को घोषित कर देगा। भारत के स्वतंत्रता के पश्चात इसकी अपनी एक सेना हुआ करती थी, रजाकार। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उसने सबसे ज्यादा क्या किए थे? कत्लेआम किए थे। धर्म के नाम पर हिंदुओं को और किसानों को क्या किया था? प्रताड़ित किया था। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ऑपरेशन पोलो चलाया गया और इस सत्ता को क्या किया गया? उखाड़ कर फेंक दिया गया। तो ये पूरी कहानी आगे हम देखेंगे। ठीक, आगे की चर्चा करते हैं। कलकत्ता में, तो कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती के किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए किस कॉलेज की स्थापना करता है? ये फोर्ट विलियम कॉलेज की। लास्ट क्लास में भी इसकी चर्चा की थी हमने, किस प्रकार से फोर्ट विलियम कॉलेज क्या करता था? जो भी हमारे प्रशिक्षु अधिकारी हुआ करते थे उन्हें क्या करता था? प्रशिक्षण प्रदान करता था। जैसे मध्य प्रदेश के संदर्भ में आज कौन है? नरोना अकेडमी भोपाल में स्थित है। ठीक, और राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी अकेडमी है? कल बात हुई थी हमारी, कौन सी अकेडमी है जो राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए कार्य कर रही है? लवासना। बात हुई थी हमारी लवासना। कहां पर स्थित है? मसूरी में। ठीक, उसी प्रकार से ये उस समय का अंग्रेजों का क्या हुआ करता था? प्रशिक्षण संस्थान हुआ करता था। आगे देखेंगे इसे क्या कहा जाता है? बंगाल का शेर। किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेलेजली को। ठीक है, तो वेलेजली को क्या कहा जाता है? बंगाल का शेर। यहां तक की बात हमारी हो चुकी थी। ठीक, स्क्रीनशॉट आप ले चुके थे। किसी को लेना है स्क्रीनशॉट? ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। भोले बच्चों, स्क्रीनशॉट में भी सेटिंग कर रहे हो आप लोग? फटाफट लो, इसमें क्या फिल्टर लगाना। हो गया? चलो आगे की बात करेंगे अब हम। लॉर्ड वेलेजली के ही लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो लॉर्ड वेलेजली के बाद अगला महत्वपूर्ण हमारे लिए गवर्नर जनरल कौन होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल कब से कब तक रहेगा? तो 1828 से लेकर 1835 इसका क्या रहेगा? कार्यकाल रहेगा। ठीक है, देखेंगे इसने क्या क्या महत्वपूर्ण चेंजेस किए थे। तो 1833 में इसी के समय क्या आएगा? चार्टर एक्ट आएगा। कौन सा एक्ट आएगा? चार्टर एक्ट आएगा। ठीक है, इस चार्टर एक्ट की चर्चा हमने कहां कर ली थी?
जब हमने संवैधानिक विकास पढ़ा था तब हमने चार्टर एक्ट की चर्चा कर ली थी, और चार्टर एक्ट में हमने क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य देखे थे। तो चार्टर एक्ट में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य देखा था कि चार्टर एक्ट के बाद जो है अंग्रेजों का जो बचा हुआ एकाधिकार था चाय और चीन के साथ व्यापार, वो भी क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया। अंग्रेज ने ईस्ट इंडिया कंपनी का इस एकाधिकार को भी क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। अब कोई भी ब्रिटेन की जो कंपनी है या फिर उद्योगपति है वो आकर भारत में क्या कर पाएगा, व्यापार कर पाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर, और ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ कौन सा कार्य सौंपा, भारत में प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य सौंपा गया, बाकी सारे काम, व्यापार के काम उससे क्या कर लिए गए, हट छीन लिए गए। अब उसको सिर्फ भारत में क्या करना था, राजनीतिक और प्रशासनिक काम देखना था। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण एक्ट है जो किसके समय आएगा, विलियम बेंटिक। ठीक है, अब यहाँ पर जो गवर्नर का पद था, जो भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको क्या बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्योंकि देखो सहायक संधि के बाद जो है अंग्रेजी सत्ता का क्या होता है, विस्तार हो जाता है। तो ऐसे में बड़े क्षेत्र पर विस्तार हो जाएगा अंग्रेजी क्षेत्र का, तब बंगाल से निकलकर अब ये क्या कहलाने लगेगा, भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगेगा। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि विलियम बेंटिक के समय में क्या चेंज आया, ये भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। अगर प्रश्न आता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ही होगा। देखो मैंने आपको बताया था जब भी चेंज आएगा तो जिस व्यक्ति के समय काल में चेंज आएगा तो उससे पूर्ववर्ती जो भी रहेगा उसका अंतिम भी वही व्यक्ति रहेगा। तो इस प्रकार से लॉर्ड विलियम बेंटिक ही क्या रहेगा, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल रहेगा, और लॉर्ड विलियम बेंटिक ही क्या रहेगा, भारत का पहला गवर्नर जनरल। आगे भी जब भी चेंज आएगा तो इसी प्रकार से, जैसे लॉर्ड कैनिंग के समय में आएगा, लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय रहेगा और लॉर्ड कैनिंग ही भारत का अंतिम क्या रहेगा, गवर्नर जनरल रहेगा। तो इस तरह की चीजों को आपको याद रखना। आगे की बात करें, राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में किसका अंत कर दिया गया, सती प्रथा का अंत कर दिया गया। ठीक है, तो 1829 में कानून बनाया गया। इस कानून के लिए प्रेरणा या फिर बात करें सहायक तत्व कौन होते हैं, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय इसको क्या करते हैं, विरोध करते हैं। राजा राम मोहन राय ने बंगाल में आप देखेंगे तो समाज सुधार या धर्म सुधार आंदोलन चलाया, और उसमें उन्होंने देखा कि कई लोग जो है इस समस्या से ग्रसित हैं कि उनको अगर कोई महिला जो है कम उम्र में विधवा हो जाती है या विधवा हो जाती है तो उसको उसके पति के साथ क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, या वह स्वेच्छा से ही क्या कर लेती है, आत्मदाह कर लेती। तो इस तरह से समाज में जो है स्त्रियों की स्थिति जो थी वो दयनीय थी, और उस स्थिति से उभरने के लिए यहाँ पर क्या लाया गया था, सती प्रथा का उन्मूलन एक्ट लाया गया था। कब लाया गया था, 1829 में। तो महत्वपूर्ण हो जाता है, क्या ये संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था, नहीं, ये अभी सिर्फ कहाँ लागू किया गया था, बंगाल प्रेसिडेंसी में। लेकिन 1830 आते आते इसे संपूर्ण भारत में क्या कर दिया जाएगा, लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक, आगे की चर्चा करते हैं। सती प्रथा, जैसे भारत में सती प्रथा थी तो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था 15वीं 16वीं शताब्दी के मध्य जो यूरोप में जो है वो बीच हंट प्रथा चलती थी, जिसमें किसी भी महिला को क्या बोल दिया जाता था, डायन। यूरोप की बात कर रहा हूं मैं। फ्रांस में सर्वाधिक इसका प्रकोप देखने को मिलता है। कोई भी महिला जिससे आपको क्या है, प्रॉब्लम है, कोई भी महिला जो है वो आपकी बात नहीं सुन रही तो आप क्या कर दोगे, उसे डायन घोषित कर दोगे और उसके घर पर आक्रमण कर दोगे और उसके घर को परिवार सहित क्या कर दोगे, जला दोगे, या फिर उस महिला को पत्थर मार मार के क्या कर दोगे, मार दोगे, हत्या कर दोगे। तो ये सिर्फ आपको सिर्फ ये बताया जाता है कि सारी समस्या आपके हैं, आपके इतिहास में रही है, और आपको कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है, और ये बताकर आपको कहीं ना कहीं आपके ही धर्म के खिलाफ भड़का दिया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर विश्व का इतिहास पढ़ोगे तो हर विश्व स्तर पर ये समस्या रही है। हमारे धर्म में तो कई तरह से आप देखेंगे महिलाओं को किस प्रकार से समानता का अधिकार भी था, शासन करने का अधिकार भी था। इसके कई सारे एग्जाम्पल है। रानी दुर्गावती देख लीजिए, ठीक, रुद्रम्मा देख लीजिए, ठीक, मूवी बन चुकी है इनके ऊपर। रानी दिद्दा देख लीजिए, तो ऐसी हजारों, रानी कर्णावती देख लीजिए, तो ऐसी हजारों एग्जाम्पल से हमारे पास इतिहास में, जहां पर हमारे पास एक स्त्री राजा के रूप में या साम्राज्ञी के रूप में रही है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में सती प्रथा की समाप्ति कर दी गई, ये बात कर चुके हैं हम लोग। ठीक, आगे देखते हैं। इसके समय में ठगी प्रथा का भी क्या कर दिया गया, उन्मूलन कर दिया गया। ठगी प्रथा क्या होती थी, लोगों को कुछ भी मूर्ख बनाकर क्या कर देना, बेच देना। तो ये क्या होता है, ठगी प्रथा। आज भी होता है, जैसे कि ये देखो, ये कंपनी अभी क्या है, नई कंपनी खुली है और ये कंपनी के सैंपल प्रोडक्ट है, अभी कंपनी मार्केटिंग के लिए निकली है, इसीलिए ये आपको क्या है, सस्ते में मिल रहा है। जब ये
मॉल्स में आएगा या फिर दुकानों में आएगा तो बहुत डबल कीमत में बिकेगा। इस चक्कर में लोगों को क्या कर दिया जाता है, कोई भी सड़ा गला माल क्या कर दिया जाता है, चिपका दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं समाज में। तो उसी प्रकार की ठगी प्रथा हुआ करती थी और ठगी प्रथा का अंत करने का श्रेय भी किसको जाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके लिए उसने किसकी अपॉइंट करा था, तो ये नाम पूछा जाता है कर्नल स्लीमन। कर्नल स्लीमन को यहाँ पर उसने क्या किया था, अपॉइंट किया था इसके बिहार पर। अब देखो गवर्नर जनरल तो गली मोहल्ले में नहीं घूमेगा, ठीक है, और गवर्नर जनरल के पास क्या यही काम है, उसके पास तो सैकड़ों हजारों काम थे। तो ऐसे में वो किसी ना किसी एक संबंधित व्यक्ति को क्या करेगा, यहाँ पर नियुक्त करेगा कि आपको इसका क्या करना है, उन्मूलन करना। जैसे अभी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो क्या हर काम मोदी जी करने जाएंगे, नहीं, सिर्फ मोदी जी क्या करेंगे, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी या फिर अपने मंत्रियों को उस काम में लगाएंगे और इस प्रकार से इतने बड़े भारत और इतने विशाल भारत को क्या कर पाएंगे, अच्छे से संचालित कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे। आगे देखेंगे 1830 तक ठगी प्रथा का क्या हो गया, पूरी तरीके से अंत हो गया। किस आधार पर अंत हो गया, तो एक तरह से आप देखेंगे कानून बनाकर इसका क्या कर दिया गया, उन्मूलन कर दिया गया। ऐसा नहीं होता है कि कानून बन गया तो चीजें नहीं होंगी, चीजें होती हैं, लेकिन कम से कम अब हमारे पास उसके लिए क्या है, कानून है। अब हम किसी को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आगे देखेंगे। इसने अंग्रेजी माध्यम को उच्च शिक्षा का क्या बना दिया, माध्यम बना दिया। तो अंग्रेजी को क्या बना दिया, उच्च शिक्षा का माध्यम बना दिया। तो अगर आपको हायर एजुकेशन लेना है भारत में, तो उस समय आपको सिर्फ और सिर्फ किस विषय में आपको या किस माध्यम से आपको हायर एजुकेशन मिलती थी, तो वो सिर्फ एक माध्यम है, अंग्रेजी, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर अभी भी आपको किस आधार पर शिक्षा दी जा रही थी, आपकी लोकल लैंग्वेज। तो लोकल मतलब जैसे तमिल के लोग हैं तो तमिल में, ठीक है, आंध्रा के लोग हैं तो तेलुगु में, ठीक, केरल के लोग हैं तो मलयालम में, अपन लोग जो मध्य भारत के लोग हैं तो इन्हें हिंदी में क्या दी जाती थी, या उत्तर भारत की बात करें तो हम लोगों को हिंदी में क्या दी जाती थी, शिक्षा। तो इस प्रकार से जो आपकी प्राथमिक शिक्षा है वो किस में दी जाएगी, लोकल लैंग्वेज में, और जो आपकी हायर एजुकेशन है वो किस में दी जाती थी, अंग्रेजी माध्यम में दी जाती थी। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक। ये शिक्षा में सुधार के लिए किस कमीशन का यहाँ पर गठन किया जाएगा, तो लॉर्ड मेकाले। किसका गठन किया जाएगा, लॉर्ड मेकाले, याद रखना, लॉर्ड मेकाले। और तब से लेकर आज तक आप आश्चर्य करेंगे, हम स्वतंत्र, हम क्या थे, गुलाम थे, हम परतंत्र थे, और हम ये मानते हैं कि हमारी सरकारों ने, हम कुछ लोग दावा करते हैं कि हमारी पार्टी ने भारत को आज़ाद कराया। लेकिन ऐसी आज़ादी किस काम की जहां पर हमारी शिक्षा व्यवस्था आज भी उन्हीं के द्वारा संचालित की जा रही है, या उन्हीं के द्वारा दिखाए गए मार्गों पर संचालित की जा रही है, जो मार्ग हमें कौन दिखाकर गया था, लॉर्ड मेकाले। और लॉर्ड मेकाले का अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे तो वो हमेशा लिखता है और कहता था कि हमें क्या करना है, हम पूरे के पूरे अंग्रेज भी अगर भारत ले आए तो भी भारत को संचालित नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, अगर लंबी अवधि तक भारत में नियंत्रण स्थापित रखना है तो हमें क्या करना पड़ेंगे, इन्हीं भारतीयों को क्या बनाना पड़ेगा, गोरा बनाना पड़ेगा। गोरा मतलब चमड़ी से नहीं, उनके विचारों से और उनकी सोच से उन्हें क्या बनाना पड़ेगा, पाश्चात्य संस्कृति में उन्हें ढालना पड़ेगा। तो दिखने में तो आप क्या होगे, भारतीय होगे, लेकिन चलने बोलने और व्यवहार करने का तरीका क्या होगा, यूरोपियन होगा। तो इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने लॉर्ड मेकाले की शिक्षा पद्धति भारत में लागू की। और आज का अवसर है, आज भी भारत में कौन सी शिक्षा पद्धति चल रही है, लॉर्ड मेकाले। धीरे धीरे वर्तमान सरकार उसको क्या करने का प्रयास कर रही है, बदलने का प्रयास कर रही है। तो ये एक हमारे लिए क्या हो गया, एक समझदारी की बात हो गई कि क्या भारत में चल रहा है। देखो इसी कारण आज भी हमारी सोच क्या है, बाबू बनने की, चाहे छोटा बाबू हो या बड़ा बाबू हो। छोटा बाबू कौन है, तो क्लर्क वगैरह, और बड़ा बाबू कौन हो गए, आईएएस। ये सब क्या है, बाबू है। जबकि किसी भी देश के विकास के लिए अगर आप सिर्फ इस तरह की सोच रखेंगे तो देश का कभी विकास नहीं हो पाएगा। आपको एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा, आपको सिर्फ नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना पड़ेगा, तभी देश का विकास हो पाएगा। अगर हम सब यही करेंगे कि सब किस में लग जाएंगे, बाबू बनने के चक्कर में, कभी सोना का बाबू बनना है तो कभी सरकारी बाबू बनना, और इसी चक्कर में हम आधी उम्र क्या कर देते हैं, गवा देते हैं। और फाइनली रिजल्ट क्या निकलता है, हमारी जो वर्किंग एज होती है वो हम सिर्फ इस संघर्ष में निकाल देते हैं कि हम सरकारी नौकरी मिल जाए। और इस तरह से हमारा जो युवा है, जो हम दुनिया में टाल ठोकते हैं कि भारत के पास इतनी बड़ी जनसंख्या में क्या है, युवा वर्ग है, जो जापान, फ्रांस, जर्मनी जिस चीज से आज क्या है, घबरा रहा है कि उनकी आबादी जो है बूढ़ी होती जा रही है, हमारी जो युवा आबादी है वो निष्क्रिय है। क्योंकि हमारी आधी आबादी जो एजुकेट हो चुकी है, एक तो एजुकेशन किस प्रकार का है, 2020 से पढ़कर जो हमारा एजुकेशन है, और हम दावा करते हैं कि हम सब क्या हो चुके हैं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी धारण कर चुके हैं, ठीक। लेकिन वो एजुकेशन का स्तर कैसा है वो आप सब अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक, किस तरह की एजुकेशन है हमारी। नहीं तो एजुकेशन के बाद हमको इस तरह से कोचिंगों की आवश्यकता पड़ती क्या, किसी प्रकार से गाइडेंस की बात अलग होती है, लेकिन कि पूरा का पूरा विषय की समझ ही हमारी कोचिंगों में डेवलप हो रही है।
जो कि हमारी स्कूल में डेवलप होना चाहिए या कॉलेज में डेवलप होना चाहिए, वो आज कहाँ डेवलप हो रही है, कोचिंगों में आकर डेवलप हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश के जो शिक्षा का उद्देश्य था उससे हम क्या हो गए हैं, कहीं ना कहीं बाहर आ चुके हैं, या फिर जो उद्देश्य की प्राप्ति थी उससे हम भटक चुके हैं। ठीक, तो ये एक समस्या हमारे लिए। तो ये सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। हो गया स्क्रीनशॉट सभी का? हाँ, यहां पर एक चीज समझने के लिए कि देखिए, अगर प्रश्न इस प्रकार से आ जाए कि बंगाल का गवर्नर कौन था, तो आपको क्या बताना है, रॉबर्ट क्लाइव। देखो, आपको ये कंफ्यूजन होता है तो ये एक ही पूरी स्लाइड से आपको सारा कंफ्यूजन मिट जाएगा कि बंगाल का गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक, इसके समय में क्या महत्वपूर्ण घटना घटित होती है, रेगुलेटिंग एक्ट आया, कब आया, 1773, 1773 में आया। दूसरा फिर महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, बंगाल का गवर्नर जनरल, पहले बंगाल का सिर्फ गवर्नर था, आगे क्या होगा, बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। ये कौन बना था, वॉरेन हेस्टिंग्स बना था। और इसके समय में क्या होगा, नहीं, इसके समय में चार्टर एक्ट 1833 नहीं आएगा, ये किसके समय में आएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये याद रखना, ये इसके समय में आएगा। ठीक, तो याद रखना, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना था, वॉरेन हेस्टिंग्स बना था। आगे देखेंगे भारत का गवर्नर जनरल कौन बनेगा, तो भारत का गवर्नर जनरल बनेगा लॉर्ड विलियम बेंटिक बनेगा। ठीक, इसके बाद देखेंगे आप कि वायसराय की बात करें कि पहली बार वायसराय कौन बनता है, तो लॉर्ड कैनिंग। इसी के समय में क्या हुई थी, केन हुई थी। और इसी के समय में भारत सरकार शासन अधिनियम आएगा। तो याद रखना, ये सारी चीजें एक दूसरे से क्या है, लिंक्ड अप है। तो एक ही स्लाइड में आपका वो सारा कंफ्यूजन समाप्त हो जाएगा जो बार बार आपको क्या करता है, कंफ्यूज करता है। ठीक, फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं। बंगाल का गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक, और वायसराय पहला कौन बनता है, लॉर्ड कैनिंग। इसी के समय में 1857 की क्रांति हुई थी, इसी के समय में भारत शासन अधिनियम आया था, जिसके माध्यम से इसे क्या बनाया गया था, वायसराय। ठीक, तो बीच में आपको ये दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब क्या, रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बंगाल का गवर्नर अब क्या कहलाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज समझने का प्रयास करना। आगे देखेंगे, चार्टर एक्ट के माध्यम से भारत का गवर्नर जनरल क्या कहलाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल क्या कहलाएगा, भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। और भारत सरकार शासन अधिनियम 1858 के माध्यम से भारत का गवर्नर जनरल अब क्या कहलाएगा, वायसराय कहलाएगा। और फाइनली 1947 से 50 तक जब भारत क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, तब भारत में क्या होगा, गवर्नर जनरल का पद होगा। और इस पद को सुशोभित कौन करेंगे, तो सबसे पहले तो लॉर्ड क्या होगा, माउंट बेटन होंगे, जिसके बारे में आपने कई सारी कहानियां सुनी है, लॉर्ड माउंट बेटन, मिसिस बेटन, नेहरू जी, वो सारी चीजें आपने सुनी होंगी, है ना। आगे देखेंगे, और उसके बाद जो मित्र थे, आपको पता होगा कॉलेज में साथ पढ़ते थे, ऐसा सुना होगा आपने, पढ़ते कि नहीं पढ़ते नहीं पता, लेकिन मित्र तो अच्छे थे, लॉर्ड माउंट बेटन, मिसिस बेटन और हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे भारत के जो अगले जो बनेंगे कौन, गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत की बात कर रहा हूं, पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन बनेंगे, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी कौन है, यह भी कौन है, समधी हैं किसके, महात्मा गांधी जी के। ठीक है, तो ये सारी चीजें तथ्यात्मक हैं, आपको इन सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की चर्चा करते हैं। अब आगे के गवर्नर जनरलों की बात कर लेते हैं फटाफट। अगले जो है चार्ल्स मेटकॉफ, बहुत महत्वपूर्ण है, कार्यकाल 1835 से 36 रहेगा। आगे की इनकी चर्चा करते हैं, तो चार्ल्स मेटकॉफ की बात करें, 1 वर्ष का कार्यकाल रहेगा। ठीक,
चार्ल्स मेटकॉफ ने प्रेस से नियंत्रण क्या कर दिया, हटा दिया। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है ये, बार बार पूछा गया है ये कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। याद रखना, कैसे याद रखोगे, जीवन भर याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। आप कॉफी पीते हो, चाय पीते हो, तो आप क्या पढ़ते हो, पेपर पढ़ते हैं। और उस समय प्रेस का मतलब ही क्या हुआ करता था, प्रिंटिंग प्रेस, है ना। उसके अलावा तो ना मीडिया होती थी, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होती थी। एक ही मीडिया का माध्यम हुआ करता था, वो क्या था, प्रिंटिंग प्रेस। तो अगर आपको देखो कैसे याद रखना है कि कॉफी पीते वक्त आप क्या करोगे, पेपर पढ़ोगे। पेपर कब पढ़ोगे, जब पेपर क्या होंगे, आएंगे। आएंगे कब, जब प्रेस क्या होगी, स्वतंत्र होगी। तो भारत की प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, चार्ल्स मेटकॉफ। अब मेरे को लगता है आपको कभी भूलोगे नहीं, और ये प्रश्न बार बार आता है। ठीक है, आगे की चर्चा करते हैं। चार्ल्स मेटकॉफ के बात करें, लॉर्ड ऑकलैंड की बात करें। लॉर्ड ऑकलैंड का जो समय काल है 1836 से 42 है। समय काल देखो, जिसके महत्वपूर्ण है, जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिक हो गया, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव हो गया, तो इनके समय काल महत्वपूर्ण है, इनको रटने की आवश्यकता नहीं। ये इसलिए बताए जा रहे हैं आपको, जिससे आपको टेन्योर पता रहे, वो कार्यकाल पता रहे, समय काल पता रहे, ये कब की घटना चल रही थी। ठीक, तो लॉर्ड ऑकलैंड की बात करें तो इसके समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होगा। आंग्ल का मतलब है अंग्रेज, और अफगान का मतलब है अफगान। अफगान कैसा है तो आपको पता होगा, उजड़ा अफगानिस्तान। ठीक है, तो याद रखना, उसी उजड़े अफगानिस्तान का युद्ध किसके साथ होगा, आंग्ल अंग्रेजों के साथ होगा। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब होगा, लॉर्ड ऑकलैंड के समय। अगली बात करते हैं, कोलकाता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की क्या की गई थी, मरम्मत कराई गई थी। ये इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, याद रखना लॉर्ड ऑकलैंड के समय में ग्रैंड ट्रंक रोड की क्या की गई, मरम्मत कराई गई थी। ठीक है, उसी के बाद इस रोड का नाम क्या हो गया, ग्रैंड ट्रंक रोड हो गया। ठीक ठीक, उसके पहले तक इस रोड का नाम क्या था, शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी से पहले इस रोड का नाम क्या था, उत्तर पथ गामिनी। याद रखना, ये उत्तर पथ गामिनी है, पता नहीं कैसे हमारे यहाँ बीच में इसको कह दिया गया है कि जीटी रोड। या बात करें शेरशाह सूरी मार्ग की स्थापना किसने की थी, शेरशाह सूरी ने। क्यों कहा, किस तथ्य के आधार पर कहा, यह बिल्कुल अस्वीकार है। सबसे पहले अगर इस मार्ग की किसी ने स्थापना की थी तो वो कौन सा व्यक्ति थे, वो कौन से शासक थे, तो वो थे हमारे कौन, अशोक। अशोक के समय उत्तर पथ गामिनी की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। आगे की बात करते हैं, भारत में दास प्रथा का अंत किसने करा था, तो दास प्रथा का अंत किया था लॉर्ड एलनबरो ने। किसने करा था, लॉर्ड एलनबरो ने। कब किया था, 1843 में। याद रखना कब हुआ था ये, 1843 के आसपास किया गया था। लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा का क्या किया था, अंत किया था। एलनबरो से कैसे याद करोगे, एलनबरो आपको लगेगा लेबर, लेबर से मिलता जुलता लग रहा है एलनबरो, और एल से क्या बनेगा, लेबर। और लेबर का मतलब क्या होता है, एक तरह से यही समझ लो दास, है ना। हमको तो सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूं मैं। तो लॉर्ड एलनबरो के समय में किसका अंत हो जाएगा, दास प्रथा। इसके बारे में ये बार बार पूछा जाता है कि दास प्रथा का अंत किसके समय किया गया था, तो लॉर्ड एलनबरो के समय भारत में दास प्रथा का क्या हुआ था, अंत हुआ था। दास प्रथा क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको क्या किया जाएगा, किसी एक काम में रखा जाएगा, उसके लिए आपको कोई वेतन नहीं दिया जाएगा, कोई स्टैंडर्ड वेतन नहीं दिया जाएगा, सिर्फ आपका और आपके परिवार के भरण पोषण का ध्यान रखा जाएगा। तो आप आश्रित हो जाओगे, आप अपनी दैनिक उपभोक्ताओं की वस्तुओं के लिए किसी व्यक्ति विशेष पर क्या हो गए, आश्रित हो गए। वो कपड़े अगर जो पहनकर उसका जी भर जाएगा, वो कपड़े आपको दे देगा, आपकी फैमिली को दे देगा। इसके माध्यम से आप अपने कपड़े, ठीक, कोई कपड़े खरीद नहीं पाओगे, नए कपड़े जो उन्होंने दे दिया उसी के आप ऊपर आप क्या करोगे, जीवन यापन करोगे। दूसरा, आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा, तो आप जिस भी फैमिली पर या जिस भी व्यक्ति पर आश्रित हैं उसी पर जीवन भर आश्रित बने रहेंगे। आप आश्रित, आपके बच्चे आश्रित, और उनके होने वाले बच्चे भी क्या रह जाएंगे, उन पर आश्रित। तो इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है, दास व्यवस्था कहा जाता है। और ये यूरोप में ज्यादा प्रचलित थी, या फिर हम बात करें अरब नेशंस में ये सबसे ज्यादा प्रचलित थी। वहां पर पुरुषों को और महिलाओं दोनों को दास के रूप में बनाया जाता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज भी आप देखेंगे तो कई सारे संगठन है, आतंकवादी संगठन, वो आज भी महिलाओं को दास के रूप में बनाते हैं। ठीक है, और अपने यहाँ रखते हैं। जैसे आईएसआईएस की बात करें, आईएसआईएस की, तो वहां पर भी आज महिलाओं को दास के रूप में रखा जाता है। ठीक है, या फिर नक्सलवादियों की बात करें, वहां पर भी क्या किया जाता है, दास के रूप में महिलाओं को रख दिया जाता है। उनका एक ही काम होता है, आप समझ गए होंगे। ठीक, तो ये सारी चीजें चलती हैं। आगे की बात करते हैं, ले लो फोटो। हो गया।
अगले जो है हमारे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी की बात करें हम तो इसके समय में ब्रिटिश साम्राज्य का क्या हुआ, अत्यधिक विस्तार हुआ। ठीक, लॉर्ड डलहौजी के बारे में हम सब जानते हैं। इसके समय काल में कौन सी एक नीति अपनाई गई थी, हड़प नीति अपनाई गई थी। यह हड़प नीति क्या हुआ करती थी, अगर किसी भी शासक के पास क्या नहीं होती थी, योग्य संतान नहीं होती थी, उत्तराधिकारी नहीं हुआ करता था, अपना खुद का ब्लड सक्सेसर नहीं हुआ करता था, तो इस प्रकार से उस राज्य पर कौन कब्जा कर लिया करता था, अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी उस पर क्या कर लेती थी, अपना आधिपत्य स्थापित कर लेती थी। ठीक, इस प्रकार की व्यवस्था के कारण क्या हो रहा था, भारतीय राजाओं में उन्माद उत्पन्न हो रहा था, कहीं ना कहीं उनके अंदर विरोध की भावना उत्पन्न हो रही थी। और उस विरोध की भावना को जन्म देने वाला व्यक्ति कौन है, लॉर्ड डलहौजी, और उसकी नीति राज्य हड़प नीति। तो ठीक है, यहाँ पर याद रखना कि उत्तराधिकारी नियम बना दिए गए थे कि कोई भी व्यक्ति जो है, राजा जो है, वो कभी भी अपना कोई उत्तराधिकारी गोद नहीं ले सकता, लेगा भी तो ऐसा राज्य ले सकता है जो पूर्ण रूप से अंग्रेजी सत्ता से क्या है, स्वतंत्र है, वो करता है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आश्रित राज्य जो है, जो अंग्रेजों के कृपा दृष्टि पर है, जिसने सहायक संधि स्वीकार कर ली थी, और अगर उसके यहाँ कोई संतान उत्पन्न नहीं हो पाती है, संतान मतलब पुत्र उत्पन्न नहीं हो पाता है, तो ऐसे में अगर वो किसी अन्य या अपने परिवारजन के किसी व्यक्ति को गोद लेकर राजा घोषित करता है, तो ऐसे राजा को वो अमान्य घोषित कर देते हैं। कौन, राज्य हड़प नीति, और उस राज्य पर किसका कब्जा हो जाता है, अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। ठीक, इस प्रकार की नीति के कारण भारत में कई सारे क्या होने लगे, विरोध। ठीक, आगे की बात करते हैं तो इसके समय में ब्रिटिश साम्राज्य का क्या होगा, अत्यधिक विस्तार होगा। जब राज्य हड़प नीति अपना ली जाएगी तो विस्तार तो होना स्वाभाविक सी घटना है। आगे की बात करें, लॉर्ड डलहौजी को भारत के रेलवे का क्या माना गया है, जनक क्यों माना गया है, तो आप देख लेते हैं। 16 अप्रैल 1853 में भारत में पहली रेल चली, कहां से कहां तक, मुंबई से ठाणे के बीच में, और ये है कहां पर, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो मुंबई से ठाणे के बीच में 16 अप्रैल 1853 को क्या चली गई थी, पहली रेल चलाई गई थी। याद रखना, तो एशिया में माना जाता है कि सबसे पहली रेल कहां चलाई गई, यहीं पर चलाई गई थी। तो ये महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि रेलवे का विकास कहां पर हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, इंग्लैंड में पहली बार रेल चलाई गई थी, और कहीं ना कहीं इंग्लैंड के उपनिवेश हम थे, तो इसीलिए भारत में भी क्या की गई, रेलवे चलाई गई। कारण क्या था, क्या भारत में वो विकास करना चाहते थे, आधुनिकता लाना चाहते थे, नहीं, बिल्कुल उनका ये उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य साफ था कि भारत से जो कच्चा माल है, भारत के दूर दराज गांव देहात या फिर किसी भी दूर के स्थान से, ठीक, वो कच्चा माल क्या करना, पोर्ट बंदरगाहों तक पहुंचाने का काम क्या था, रेलवे का था। जैसे ही ये बंदरगाह तक पहुंचता, वहां से शिप के माध्यम से कहां जाएगा, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में यही कच्चा माल क्या किया जाएगा, उद्योगों में जाएगा, और उसे क्या किया जाएगा, फिनिश गुड के रूप में परिवर्तित किया जाएगा, जिससे उसकी कीमत 60 या 70 गुना बढ़ जाएगी। अब यही फिनिश गुड भारत में आएगी, अब उसको पोर्ट से कलेक्ट करके क्या करना, भारत के दूरतम स्थान तक पहुंचाना और उसे बेचना। तो इस प्रकार के उद्देश्य से भारत में पहली बार रेलवे का विकास किसने किया था, अंग्रेजों ने किया था। और भारत जब स्वतंत्र हुआ था, आप आश्चर्य करेंगे, भारत की 60 से 70% जो भारत की स्वतंत्रता से लेकर अब तक की अगर हम कहानी देखें, अगर पिछले मोदी जी के कार्यकाल को निकाल दें, तो भारत की जो 70 से 80% रेलवे का विकास है ना, वो अंग्रेजी करके चले गए थे। उसके बाद हमने कोई ज्यादा बड़ा ड्रास्टिक विकास नहीं करा था। ये मोदी जी के आने के बाद काफी कुछ क्या हुआ है, काफी तेजी से परिवर्तित हुआ है, और बहुत तेजी से हमने रेलवे का विकास किया है। रेलवे में डबल लाइन, ट्रिपल लाइन, 4 लाइन, यहाँ तक की, और इलेक्ट्रिफिकेशन करा है। ये सब आपको पता होगा। भारत में अब डीजल वाली जो गाड़ियां हैं वो पूर्णतः बंद की ओर आगे बढ़ रही है। हमने लगभग हर क्षेत्र से डीजल वाली गाड़ियों को समाप्त करके अब क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं, जिससे कम से कम पोल्यूशन की मात्रा में क्या हो, कमी आए। ये सारी चीजें हम करने जा रहे हैं। आगे की बात करते हैं, शिक्षा संबंधी सुधार में डलहौजी ने 1854 में मोस्ट आईएमपीए, 1854 में वुड डिस्पैच की क्या की, नीति लागू की। वुड डिस्पैच कौन था, ये एक व्यक्ति था जिसकी अध्यक्षता में भारत में क्या किया गया था, शिक्षा में सुधार के लिए समिति का गठन किया गया था। किस प्रकार से भारत में आगे शिक्षा दी जानी चाहिए, जो शिक्षा अंग्रेजों के लिए क्या हो, लाभप्रद हो। वो आपको शिक्षित करना चाहते थे, लेकिन क्यों करना चाहते थे, उनका उद्देश्य साफ था, जिससे भारत के प्रशासन पर उनका अच्छा नियंत्रण हो सके। क्योंकि देखो, सारे अंग्रेज आकर तो भारत में प्रशासन नहीं संभाल सकते थे, तो उन्हें भारतीय लोग ही चाहिए थे जो भारत में उनको प्रशासन को क्या कर सके, आगे बढ़ा सके। इसीलिए उनको इस नीति को लागू करना पड़ा। आगे देखते हैं, 1854 में उन्होंने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया, जो था पोस्ट ऑफिस एक्ट। ठीक है, इस पोस्ट ऑफिस एक्ट के माध्यम से कई सारे ऐसे कार्य किए गए जिससे भारतीय जो सैनिक हुआ करते थे वो भड़क गए थे। हुआ क्या करता था, आप सभी जानते हैं, स्वतंत्रता के बहुत सालों तक, जैसे मैंने खुद ने क्या देखा है,
पोस्ट कार्ड देखा है, मैंने खुद पोस्ट कार्ड लिखा है, अंतर्देशी लिखा है, तो मैंने तक देखा है। तो मतलब अभी तक आप देखेंगे आज से 10-15 साल पहले तक भारत में क्या चलते थे, पोस्ट कार्ड और अंतर्देशी चलते आज भी हैं, लेकिन उस व्यापकता के साथ नहीं चलते जिस व्यापकता के साथ पहले चलते थे। तो ऐसे में आप देखेंगे आपने नियर ऑन डियर से आप लोग दूर है, सेना में काम कर रहे हैं, साल साल 2-2 साल तक आप घर नहीं जाते, ऐसे में क्या करते हैं आप अपने प्रिय जनों से क्या करेंगे, लेटर करेंगे, उनसे अपनी बात, अपनी दिल की बात वहां तक पहुंचाएंगे और उनकी दिल की बात आप तक पहुंचेगी। यही एक माध्यम हुआ करता था लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के लिए। तो ऐसे में जब संवाद स्थापित करना है आपको अपने नियर एंड डियर से, तो एक ही माध्यम हुआ करता था पोस्ट कार्ड। उस समय तो व्हाट्सएप कॉलिंग और इंस्टा कॉलिंग ये सारी आपके पास सुविधा अवेलेबल नहीं थी। तो ऐसे में अगर यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, सैनिकों पर भी टैक्स लगा दिया जाएगा कि अगर आप एक लेटर लिखोगे और आपको इतना टैक्स क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, जो 1 पैसा 10 पैसा इस प्रकार से लिया जाता था। तो ऐसे में क्या होगा, सैनिक वैसे ही वेतन कम, ऊपर से भारतीय सैनिकों का वेतन और कम, और ऊपर से उन पर क्या लग रहा है, अब अपने परिवारजनों से लेटर लिखने के लिए भी क्या लग रहा है, पैसा लग रहा है। तो ऐसे में सैनिकों में भी क्या होगा, मनमुटाव उत्पन्न होगा। ठीक है, आप पैसा तो बढ़ा नहीं रहे हो, ऊपर से नए नए क्या ला रहे हो, कर ला रहे हो। तो इस प्रकार से क्या होगा, सेना में भी यहाँ कहीं ना कहीं इस बात को क्या लेकर क्या था, मनमुटाव था। तो ये सारी चीजें चल रही थी। डलहौजी ने शिमला को क्या बना दिया, भारत की ग्रीष्मकालीन बना दिया। देखो जब भी मैं भारत बोलूं और हम जब भी पढ़ रहे हैं अंग्रेजों के बारे में, तो याद रखना भारत मतलब ब्रिटिश इंडिया, जो भी जहां पर भी ब्रिटिश सरकार का क्या था या ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका कब्जा था, तो उन्होंने अपने क्षेत्र की राजधानी या ब्रिटिश इंडिया की राजधानी क्या बना दी थी, शिमला बना दी थी। रीजन साफ है, ये लोग यूरोपीय देश के जो कि शीतकटिबंधीय इलाके में आता है, और शीतकटिबंधीय इलाके में होने के कारण क्या होता था, ये लोग ज्यादा गर्मी सहन नहीं कर पाते थे। और हमारे चूरू, राजस्थान के कई सारे ऐसे इलाके जहां पर आज भी जो टेम्परेचर है 52, 53, 55 तक पहुंच जाता है। ऐसी स्थिति में इस चिलचिलाती जो गर्मी है उसमें ये कैसे रह पाएंगे, ऐसे में इनकी गोरी चमड़ी कैसी हो जाएगी, काली हो जाएगी। तो ये भी क्या हो जाएंगे, जिस दम पर ये राज करते हो, जिस दम पर ये बात करते हैं, कहावतें कहते हैं कि वाइट बर्डन थ्योरी, वो वाइट बर्डन थ्योरी इनकी क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से फेल हो जाएगी। तो ऐसे में इनको क्या लगा कि हमें अपने परिवार के साथ एक ऐसे सुरक्षित स्थान पर जिसका क्लाइमेट जो हो वो कैसा हो, यूरोप के जैसा हो या कम से कम इंग्लैंड के जैसा हो। तो इस प्रकार से उन्होंने एक क्षेत्र ढूंढा जिसका नाम था शिमला, और शिमला का विकास किया और उस वहां पर अपनी क्या बना ली, राजधानी बना ली। आज भी आप हिमाचल प्रदेश जाओगे तो वहां पर एक जिला है डलहौजी, एक शहर है पूरा का पूरा जिसका नाम क्या है, डलहौजी, जिसका विकास का श्रेय किसको जाता है, इसी व्यक्ति को जाता है। ठीक है, और आगे बात कर लेते हैं। डलहौजी के शासनकाल को उसके व्यापगत सिद्धांत या डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट के रूप में भी जाना जाता है, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, राज्य हड़प नीति कहा जाता है। ठीक, आगे की बात करने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, चलिए तो स्क्रीनशॉट हो गया, तो आगे की बात करते हैं। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 56, ये कार्यकाल जरूर याद रखना क्योंकि महत्वपूर्ण है। ठीक, आगे बात करते हैं कि लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी उसके कारण किन किन राज्यों को इसने क्या कर लिया था, अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक, तो देखते हैं। सबसे पहले इसके लिए मैंने आपको क्या बताई थी, एक ट्रिक बताई थी। वो ट्रिक क्या है, सतारा जे बाघा उदाई वाला, झांसे में ना आना, झांसे में ना आना। करौली को हम क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि करौली के
विलय को क्या कर दिया गया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा निरस्त कर दिया गया था, इसलिए करौली को इसमें हम शामिल नहीं करते हैं। बाकी सबका विलय हो गया था अंग्रेजी शासन में। तो देखेंगे ट्रिक क्या हमारी, सतारा जे बाघा। बाघा वैसे बहुत सारे लोग जानते होंगे, नहीं भी जानते तो मैं बता दूं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा आता है एक सीरियल, उसमें एक बाघा है जो इस तरह से, जिसका पेट बाहर निकला रहता है, हालांकि वो मोटा नहीं है लेकिन फिर भी वो टेढ़ा होके चलता है, ठीक है। तो वो देखा होगा किरदार, बड़ा ही हंसमुख किरदार है। तो देखेंगे बाघा, और बाघा और उसका नट्टू काका जो है उनका सरनेम आप देखेंगे तो क्या है, उदाई वाला, ठीक। तो इसीलिए मैंने उदाई वाला, उदाई वाला सरनेम क्यों है, क्योंकि उनके गांव का नाम है उदाई वाला, ठीक है, इसीलिए उनका सरनेम उदाई वाला। तो झांसे में ना आना, ठीक। तो सतारा जे बाघा उदाई वाला झांसे में ना आना, ये ट्रिक होगी हमारी, इससे सारे हमारे क्या हो जाएंगे, जिले कवर हो जाएंगे या राज्य कवर हो जाएंगे। सतारा से बनेगा सतारा राज्य, ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाए हड़प नीति में सबसे पहला राज्य जिसको शामिल किया गया था वो कौन सा है, सतारा राज्य। और चूंकि चूंकि डलहौजी का कार्यकाल शुरू कब से होता है, 1848 से होता है, इसीलिए पहला, तो आपको पहला तो याद ही रखना होगा, वैसे भी मैं कई बार बता चुका हूं, पहला बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पहला प्यार हो या पहला कुछ भी हो वो आपको क्या होता है, बड़ा ही आकर्षक लगता है। तो याद रखना, जिसको आप कभी नहीं भूलते, तो पहले ही को जरूर याद रखना, आपकी एग्जाम भी पहले को जरूर याद रखती है, ठीक है। सतारा, सतारा कब होगा, 1848। आगे बात करें जे से क्या बनेगा, जेतपुर और सतारा जे बाघा, जेतपुर और साथ में संभलपुर। तो इसके लिए आगे एक और ट्रिक थी, सतारा है जे, संभल कर भागा, क्या है, संभल कर भागा, संभल कर भागा, ठीक है। तो जे से बनेगा जेतपुर और संभल से बनेगा संबलपुर। ये है कहां पर, तो उड़ीसा में। संबलपुर कहां है बोले बच्चों, उड़ीसा में। और ये हमने जो सतारा पढ़ा है ये कहां पर है, महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। बात करें बाघा, तो बाघा से क्या बनेगा, बाघात बनेगा। उदयवाला से क्या बनेगा, उदयपुर। ये कहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। झांसी की बात करें तो झांसी कहां पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में है। और नागपुर कहां है, महाराष्ट्र में। आज महाराष्ट्र में, करौली कहां है, राजस्थान में। और अवध कहां है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो बात करेंगे उदयवाला से बनेगा उदयपुर, झांसी से बनेगा झांसी और उत्तर प्रदेश में, ना से बनेगा नागपुर महाराष्ट्र में, और आना से बनेगा अवध में, ठीक। आना से बनेगा अवध। और अवध ऐसा राज्य था जिस पर कुशासन का आरोप लगा था। यहां पर संतान तो थी, वैलिड संतान तो थी। अभी हम क्या बता रहे हैं, जितने भी राज्य हैं वहां पर उत्तराधिकारी ना होने के कारण उसका कब्जा किस में किया गया था, अंग्रेजी शासन में किया गया था। लेकिन यहाँ तो वो बात ही नहीं थी, यहाँ तो संतान भी थी, लेकिन संतान होने के बावजूद अवध पर क्या कर लिया गया, कब्जा कर लिया गया। क्यों कर लिया गया, क्योंकि क्या लगा दिया था आरोप कि शासन कैसा चल रहा है, कुशासन का आरोप लगा दिया कि शासन सही से नहीं चल रहा है। इसीलिए अब वहां पर, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति शासन लगता है, अगर कोई भी राज्य जो है विधि संगत नहीं चल रहा है, किसी भी राज्य में अराजकता बढ़ जाती है और राज्य सरकार उसको नहीं संभाल पा रही है, तो ऐसे राज्यों पर केंद्र सरकार क्या लगा देती है, राष्ट्रपति शासन लगा देती है, ठीक। इसी प्रकार से यहां पर भी क्या हो रहा है, केंद्र में कौन है, गवर्नर जनरल, तो वो यहां पर क्या लगा रहा है, राष्ट्रपति शासन लगा रहा है एक तरह से, ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन के द्वारा यहां पर क्या किया जा रहा है, राज्य पर पूरा का पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया जा रहा है, ठीक। सन भी आप याद रखेंगे, 1848, 49, 50, ये दोनों 49 में होंगे, फिर 52, 53, 54, 55, 56। तो लगातार है, जब तक ये रहेगा हर साल किसी न किसी राज्य पर क्या करेगा, अपना कब्जा नियंत्रण स्थापित करेगा। अगर ये 10-20 साल और रह जाता तो ये कंप्लीट पूरे भारत में जितनी भी रियासत थी उन सभी रियासतों को क्या कर लेता, अपने नियंत्रण में ले लेता। तो ये तो चला गया, नहीं तो क्या होता पूरे के। लेकिन ये गया तो इतने गड्ढे खोद के गया था कि अगला जो भी आएगा गवर्नर जनरल, उसके लिए भारत में क्या होगा, विरोध होगा। और फाइनली एक 1857 की क्रांति होगी जिसमें कई राज्यों ने क्या करा था, अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखेंगे, फोटो ले लो।
चलो आगे की बात करते हैं हम लोग। अगला जो है लॉर्ड कैनिंग। तो जैसा कि मैं बता चुका हूं 1857 की क्रांति का जो है बीज जो है वो किसने बो दिया था? लॉर्ड डलहौजी ने। वो सारे कारनामे करे जिससे हर वर्ग क्या हो गया? लॉर्ड डलहौजी से नाराज हो गया। लेकिन लॉर्ड डलहौजी का नियंत्रण इतना अच्छा था कि उस समय तो कोई विरोध नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही अवसर मिलता अगला व्यक्ति कौन आएगा? कैनिंग। और नाम में ही है कैनिंग के समय क्या होगी? केन होगी। और सबसे बड़ी केन क्या है अगर अंग्रेजी शासन की बात करें तो 1857 की क्रांति। और इसीलिए देखो कभी ना कभी क्या होगा, जो गुस्सा है लोगों में पनपेगा और गुस्से का सामना कई बार जो है किसी और व्यक्ति को करना पड़ जाता। तो गुस्सा पनप किसके समय रहा था? अनियमितता किसके समय हो रही थी? लॉर्ड डलहौजी के समय। लेकिन परिणाम किसको भुगतना पड़ा? लॉर्ड कैनिंग को। इसीलिए कभी कभी आपको देखेगा किसी का कार्यकाल आपको अच्छा लगेगा कि यार उस समय तो बहुत सारी चीजें सस्ती थी, लेकिन वो समय गड्ढे खुद रहे थे और उस गड्ढे की भरपाई या उस गड्ढे के उजागर कब हो गए? अगले शासन में। जैसे मोदी जी जब आए थे तो आप देखेंगे कई सारे बैंक जो है बैंक करप्ट हो चुके थे। कई सारे हमारे पीएसयू बैंक, ठीक, वो पीएसयू बैंक घाटे में चल रहे थे, लेकिन उनकी बैलेंस शीट को छुपाया गया। क्यों? क्योंकि इतने बड़े गड्ढे हो चुके थे। कई सारे लोग आप देखेंगे जैसे ही मोदी गवर्नमेंट के आने से पहले और कांग्रेस के जाने से पहले आप देखेंगे कई सारे लोग जो है भारत में अपने आप को दिवालिया घोषित करके भारत से भाग जाते हैं। सुशील मोदी हो या फिर आप देखेंगे एक विजय माल्या हो, ये सब भारत से भाग गए थे। और जो भारत से भागे थे इनका लोन किससे लिया था? इन्होंने सब पब्लिक सेक्टर बैंकों से लिया था। और किस बिहाफ पे लिया था? फोन कॉल, मित्रवर्ती व्यवहार। कोई भी फोन कर दे, अगर आज कोई सत्ता में है और वो फोन कर दे बैंक को कि मेरे इस दोस्त को क्या दे दो, लोन दे दो, तो बैंक दे देगी लोन। और इस तरह से क्या हुआ था उस समय? लोन खींचे गए। लोन खींचने के बाद लोन भरे नहीं गए और भरे नहीं गए और क्या हो गए? भारत छोड़ के चले गए। तो इस कारण क्या हुआ? भारत के बैंकों में क्या हो गई? अनियमितता आ गई। लोगों के पैसे डूबने की संभावना थी। तो शुरुआत के 4-5 साल तो मोदी गवर्नमेंट को यही लग गया कि बैंकों की भरपाई की जाए। इसी प्रकार से आप देखेंगे उस समय पेट्रोल के दाम स्टेबल थे, जबकि कितना क्राइसिस आया था? क्यों? क्योंकि ऑयल की जितनी भी कंपनियां थी उनको ऑयल बॉन्ड जारी कर दिए गए कि आपको हम भुगतान कब करेंगे? आज से 10 साल बाद करेंगे। तो आप जो भी पेट्रोल का दाम है, मान लो इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल का दाम $140 या $110 या $120 चल रहा है, तो भारत में उसको कंपनी को कहा जाता था कि तुम अभी भी पहले वाली स्थिति में ही पेट्रोल का दाम क्या करो? लेकर बेचो। तो उन्होंने बेचा क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट जनरेटिंग कंपनी थी, उनके पास अपने क्या थी? रिसोर्सेस थे, तो उन्होंने बेच दिया। क्या कर दिया? घाटे में बेच दिया। लेकिन क्या हुआ? सरकार ने क्या वादा करा कि हम आपको भुगतान करेंगे जो भी डिफरेंस है आपका। क्योंकि देखो जब भी क्या होता है, कीमत ज्यादा हो और जनता तक उसको सस्ते में पहुंचाना हो, तो जो डिफरेंस अमाउंट होता है उसको सब्सिडी कहते हैं। तो ये जो सब्सिडी का अमाउंट था, यहाँ पर केंद्र सरकार ने, उस समय की केंद्र सरकार ने क्या बोल दिया कि हम आपको पे तो करेंगे, लेकिन कब करेंगे? 10 साल बाद। जैसे अभी आपको आप देख रहे होंगे 100 यूनिट या 200 यूनिट तक आपको बिजली का बिल कम आता है। तो क्या बिजली सस्ते में हो रही है? क्या नहीं हो रही? तो वो जो बीच का अमाउंट होता है ना, जो सब्सिडी का अमाउंट होता है, वो कौन वहन करता है? सरकार वहन करती है। अब ये मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार घोषणा कर दे कि जो भी सब्सिडी का अमाउंट है ये हम आज पेमेंट नहीं करेंगे बिजली कंपनी को। कब करेंगे? 10 साल बाद करेंगे। अब 10 साल बाद कौन सी सरकार बनेगी, कोई भरोसा है क्या? तो 10 साल बाद जो नई सरकार बनेगी उसको ये बिल पेमेंट करना पड़ेगा। और ये सब करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता। नहीं तो आपकी बिजली कंपनी क्या हो जाएगी? दिवालिया घोषित हो जाएगी और इस प्रकार से वो प्रोडक्शन या फिर बिजली बनाना ही क्या कर देगी? बंद कर देगी। तो ऐसे में आप ऐसा वहन कर पाओगे क्या? तो आपको क्या लगेगा कि जो नई सरकार 10 साल बाद बन रही है उसने तो इतना गुड़ गोबर कर दिया कि पूरा सिस्टम ही क्या हो गया? कोलैप्स। और जनता इतनी नहीं समझ पाती है। क्यों? क्योंकि वो इतने स्टेटिक्स में नहीं जाएगी। कोई ऑयल बॉन्ड को समझेगा क्या? नहीं समझेगा। तो ये सब टेक्निकलिटी होती है। कोई भी अगर आप राष्ट्र से प्रेम नहीं करता है, सिर्फ अपने आप को सत्ता में बनाए रखना चाहेगा, तो वो इस तरह की ऐसी प्रवृत्ति को अपनाएगा जो कहीं ना कहीं देश को क्या करेगा? गर्त में ले जाएगा। तो ऐसी चीजें होती रहती है राष्ट्रों में। आगे की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग का समय कैसा था? 1857 की क्रांति होगी और इसकी पृष्ठभूमि किसने तैयार कर दी थी? लॉर्ड डलहौजी ने कर दी थी। आगे देखेंगे लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल होगा, जो भारत का क्या होगा? पहला वायसराय बनेगा। लॉर्ड कैनिंग के समय में एक महत्वपूर्ण घटना होगी। 1856 में इसने क्या किया था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्या हो गया था? भारत में लागू हो गया था। लेकिन इस अधिनियम की पृष्ठभूमि भी कहां पर छुपी हुई है? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने ये एक्ट जो है वो बना लिया था, लेकिन वो जब तक पारित करता वो भारत से जा चुका था। लेकिन पारित किसके समय में होगा? लॉर्ड कैनिंग के समय में होगा। तो याद रखना, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये किसकी प्रेरणा से बनेगा? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंगाल के ये समाज सुधारक रहेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, तो इन्होंने सिर्फ एक्ट ही नहीं बनवाया, इस एक्ट को
जनमानस तक पहुंचाने के लिए इन्होंने स्वयं भी किसी एक विधवा कन्या से क्या किया था, विवाह किया था। तो देखो आप कहा जाता है ना कि अगर आप क्या कर रहे हैं, किसी का भला भी करना चाह रहे हैं, आप समाज में भला करना चाह रहे हैं, तो भला भी कहां से होना चाहिए, शुरुआत कहां से होनी चाहिए, घर से होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि भला दूसरा करे, आप सिर्फ अच्छे अच्छे भाषण दो कि ये करो वो करो, करो कौन, दूसरे करें, अपन कुछ नहीं करें, तो ऐसा कभी नहीं होता। अगर आप जो सोचते हैं, आप जो समाज से अपेक्षा करते हैं, वो व्यवहार आपको स्वयं भी करना पड़ेगा। और इन्होंने शुरुआत स्वयं से की, तो इन्होंने विधवा पुनर्विवाह की बात करी, तो विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत कहां से करी, खुद से करी। और पहला विवाह इन्होंने विधवा कन्या से स्वयं करा, और उसके बाद जनमानस से बात की, प्रेरणा दी, और जनमानस से ये आह्वान किया कि आपको भी क्या करना चाहिए, जो भी बेसहारा इस तरह की विधवाएं, उनका सहयोग करना चाहिए, उनका सहारा बनना चाहिए। तो इस तरह से इन्होंने एक कानूनी रूप प्रदान किया, किसको, विधवा पुनर्विवाह को। आगे बात करते हैं, कोलकाता, मुंबई, मद्रास में किसकी स्थापना की जाएगी, हाई कोर्ट्स की। और ये स्थापना कब होगी, 1861 के अधिनियम में। याद रखना 1861 के अधिनियम के द्वारा भारत में 3 क्या बनेंगे, हाई कोर्ट्स बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट 1774, फिर से सुन लेना, सुप्रीम कोर्ट 1774 में बनेगा, जबकि हाई कोर्ट कब बनेंगे, हाई कोर्ट्स कब बनेंगे, तो याद रखना 1861 के अधिनियम के द्वारा बनेंगे कब, 1862 में बनेंगे, कब, 1862 में बनेंगे। ठीक है, आगे की बात करते हैं, डलहौजी के हड़प सिद्धांतों को समाप्त कर दिया गया। यहां पर याद रखना, क्योंकि इसी के समय क्या होगी, 1857 की क्रांति होगी, और क्रांति के बाद सबसे पहले क्या होगा, 1858 का अधिनियम आएगा, और उस अधिनियम के माध्यम से किस व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा, हड़प नीति को समाप्त किया जाएगा। हड़प नीति को समाप्त करने के बाद क्या होगा, हड़प नीति को समाप्त करने के बाद अंग्रेज ये वादा करेंगे कि अब भारत के किसी राज्य का विलय अंग्रेजी शासन में नहीं किया जाएगा। तो इसी को क्या कहा जाता है कि हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया। तो ले लो फोटो। आगे की बात करते हैं हम लोग, लॉर्ड मेयो। तो अगले जो आएंगे हमारे गवर्नर जनरल, इनका भी बहुत महत्वपूर्ण क्या रहेगा, योगदान रहेगा। लॉर्ड मेयो 1869 में आएंगे, 72 तक रहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं यहाँ पर घटित होंगी। सबसे पहले भारत में प्रथम जनगणना कब होगी, 1872 में। देखो यहाँ पर भी एक ट्रिकी क्वेश्चन बनता है, पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय होगी, लेकिन विधिवत जनगणना जो आज तक जारी है, विधिवत जनगणना क्या होती है, प्रत्येक 10 वर्ष में भारत में क्या होगी, जनगणना होगी। इसकी शुरुआत किसके समय होगी, तो अगला जब हम लॉर्ड रिपन पढ़ेंगे उसके समय में भारत में विधिवत जनगणना की शुरुआत होगी। अभी जो जनगणना होगी ये कैसी जनगणना है, भारत की पहली जनगणना है। ठीक है, तो याद रखना भारत में पहली क्या होगी, जनगणना होगी। कब होगी, 1872 में होगी। सन भी याद रखना है, नाम भी याद रखना, और क्या काम हुआ ये भी याद रखना है। आगे देखते हैं, लॉर्ड मेयो ने अजमेर में 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना की। मेयो कॉलेज का उद्देश्य क्या होगा, जो भी प्रिविलेज्ड लोग हैं उनके बच्चे कहां पढ़ेंगे। अब हर कोई तो इंग्लैंड जाने नहीं रहा, तो ऐसे में प्रिविलेज्ड लोग कौन हुआ करते थे, तो बड़े बड़े अधिकारी हो गए, या फिर हम बात करें बड़े बड़े अंग्रेजों के अधिकारी हो गए, या उनके राज्यों के गवर्नर हो गए, या फिर हम बात करें किनकी, कि भारत के जो राजा हैं उनकी संतानें कहां पढ़ेंगी। अब हर कोई तो इंग्लैंड जाएगा नहीं, या इंग्लैंड की जो एटमॉस्फेयर है वहां एडजस्ट नहीं कर पाएगा, या फिर उसको क्या है, होम सिकनेस है, होते ना टावर, उनको होम सिकनेस रहता है कि जिसके कारण वो अपने घर को, परिवार को छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहते। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर भारत में लॉर्ड मेयो महसूस करेगा कि प्रिविलेज्ड लोगों के लिए क्या होना चाहिए, एक ऐसा स्कूल होना चाहिए जहां पर बड़े लोगों के बच्चे पढ़े। जैसे अभी भारत में आप देखेंगे बड़े बड़े मुख्यमंत्री और बड़े बड़े उद्योगपतियों के बच्चे किसी एक विशेष स्कूल में पढ़ते हैं, जहां पर आप देखेंगे सभी प्रिविलेज्ड लोगों के बच्चे क्या हैं, पढ़ाई करते हैं। इसी प्रकार से लॉर्ड मेयो कॉलेज की स्थापना उस समय में की गई थी। जो प्रिंस होते थे, राजकुमार होते थे, उनके अध्ययन और अध्यापन के लिए यहाँ पर क्या होता था, शिक्षा का कार्य किया जाता था। और ये स्थापना कहाँ की गई थी, अजमेर में। इसीलिए आज आप देखेंगे राजस्थान का जो
शैक्षणिक हेडक्वार्टर है वो कौन है? अजमेर है। मध्य प्रदेश में भोपाल है, लेकिन कहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग? राजस्थान में राजधानी तो क्या है? जयपुर है, लेकिन शैक्षणिक हेडक्वार्टर आज भी उनका क्या है? अजमेर बना हुआ है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात है। आगे बात करेंगे 1872 में इसने एक कृषि विभाग की स्थापना की, और भारत में पहली बार कृषि विभाग की स्थापना करने वाला कौन है? ये। अगर मध्यकालीन भारत की बात करेंगे तो मध्यकालीन भारत में कृषि विभाग की स्थापना कौन करेगा? बोले बच्चों, मध्यकालीन भारत में कृषि विभाग की स्थापना कौन करेगा? मध्यकालीन भारत में कृषि विभाग की स्थापना कौन करेगा? फटाफट बताओ। हाँ बिल्कुल सही, मोहम्मद बिन तुगलक। किसने करी थी? मोहम्मद बिन तुगलक। एमबीटी ने की थी भारत में पहली बार, मध्यकालीन भारत में पहली बार कृषि विभाग की स्थापना। याद रखना। आगे की बात करते हैं हम लोग। 1872 में मेयो की अंडमान में क्या हो गई? चाकू मार के हत्या कर दी। ये अफगान ने क्या कर दी थी? चाकू मार के इसकी क्या कर दी? हत्या। तो देखो, ये जब भी अकेला मिला कहीं घूम रहा होगा अंडमान निकोबार में, वही इसकी क्या कर दी गई? हत्या कर दी। तो पहली बार भारत में मरने वाला कोई गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड मेयो। याद रखना, भारत में मरने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड मेयो है। चाकू मार के किसी एक अफगानी ने क्या कर दी थी? इसकी हत्या कर दी थी। तो याद रखना, हत्या कहाँ होती है? ये भी महत्वपूर्ण है, अंडमान निकोबार में होती है। ठीक है, हत्या कौन करेगा? तो अज्ञात व्यक्ति है, लेकिन किस मूल का है? अफगान मूल का है। तो मैंने बताया आपको अफगानिस्तान का है। ठीक, आगे बात करते हैं। यह पहला भारतीय वायसराय था जिसकी हत्या कार्यकाल के दौरान उसके ऑफिस में की गई थी। ऑफिस मतलब अंडमान निकोबार में विजिट करने गया था, तब इसकी क्या हो गई थी? हत्या हो गई थी। ठीक, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। समय हो गया लगता है। आगे बात करते हैं लॉर्ड लिटन। लिटिल सोच, छोटी सोच वाला व्यक्ति। तो लॉर्ड लिटन का मतलब क्या है? छोटी सोच। छोटी सोच होगी तो आप किस पर कुठाराघात करोगे? प्रेस की स्वतंत्रता पर। याद रखना, तो प्रेस की स्वतंत्रता पर कुठाराघात करने वाला कौन है? लॉर्ड लिटन है, क्योंकि इसकी सोच कैसी है? छोटी है। तो याद रखना, समाचार पत्र अधिनियम या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय काल में आएगा? इसके समय काल में आएगा। कब आएगा? 1878, 1878 में आएगा। बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा गया है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आता है? 1878 में आएगा। कौन रहेगा उस समय? लॉर्ड लिटन रहेगा। लॉर्ड लिटन, छोटी सोच। याद रखना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मतलब क्या है? वर्नाकुलर का मतलब होता है क्षेत्रीय भाषाएं। तो क्षेत्रीय भाषाओं में अगर समाचार पत्र निकलेगा तो उस पर क्या कर दिया गया? पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि देखो, अंग्रेज कितनी भाषा जानेंगे? भारत में तो आपको पता है, बताया जाता है कि कोस कोस पर क्या होती है? हमारा पानी बदलता है और कुछ कोस पर हमारी भाषा बदल जाती है। तो ऐसी स्थिति में इतनी विविध भाषाओं वाले भारत में कितने वे ट्रांसलेटर लाएंगे? तो ऐसे में हम अपनी स्थानीय भाषा में अंग्रेजों की क्या कर सकते थे? बुरा भला कह सकते थे, जो मन में आया उनको अंग्रेजों को कह सकते थे, और अंग्रेज समझ भी नहीं पाते, और हम क्या पता क्रांति की क्या कर देते? शुरुआत कर देते। ऐसे में अंग्रेजों ने बोला, ना रहेगी लाठी, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इस प्रकार से यहाँ पर क्या कर दिया? लॉर्ड लिटन ने उस प्रॉब्लम को ही पूरी तरीके से जड़ से समाप्त कर दिया कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया। मतलब समाचार पत्र चलाओ, लेकिन किस भाषा में चलाओगे? अंग्रेजी भाषा में। और अगर आप अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ कोई भी क्या करते हैं? गलत बात करते हैं, तो यहां पर क्या कर दिया जाएगा? प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो ऐसा एक्ट था आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। 1878 में पारित हुए भारतीय सशस्त्र अधिनियम के तहत अब क्या हो गया? भारतीयों को शस्त्र रखने की भी क्या कर दी गई? अनुमति छीन ली गई कि कोई भारतीय शस्त्र नहीं रखेगा। तो इस प्रकार से कई लोग जिनको पुरातन सभ्यता से ही या बात करें, वो अपने बाप दादाओं के जमाने से ही शस्त्र रखने की क्या है? परंपरा चली आ रही। ऐसे में उनको शस्त्र रखना क्या कर दिया गया? पाबंदित कर दिया गया। तो उनके मन में भी क्या होगा? वैमनस्य उत्पन्न होगा। जैसे बात करें हमारे सिख भाई बहन, वे क्या करते हैं? कृपाण रखते हैं। वो पहले तो कृपाण की जगह क्या रखते थे? पूरी की पूरी तलवार, मीरी और पीरी। आपको पढ़ाया था मैंने, 2 तलवारें हुआ करती थी, मीरी और पीरी। इस प्रकार से यहाँ तलवार रखने की परंपरा हुआ करती थी, या फिर हथियार रखने की, और वह परंपरा को यहाँ पर अंग्रेजों ने क्या कर दिया? प्रतिबंधित। किस अधिनियम के द्वारा? भारतीय शस्त्र अधिनियम के द्वारा। तो यह भी एक क्या करता है? विरोध का कारण बनता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें।